80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें। खिलाड़ियों को बधाई दे दें प्लीज। खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त
15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों से देश के लाखों युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय महिला तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करती है तथा उनकी भावी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है। वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो। अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ
नेता लोग हो अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। प्रश्न संख्या 1 श्री अनुराग शर्मा। जी अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1 माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा, जो बिहार में ऐतिहासिक हम लोगों को जीत मिली है। और ये मौका ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। केन बेतवा नदियों को जोड़ने की ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। माननीय मंत्री जी ने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर बहुत विस्तार में मुझे जवाब दिया है, और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी जो केन बेतवा रिवर लिंक की परियोजना है, इसमें जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, उसमें हमको इस क्षेत्र के लिए कितना पानी आवंटन होगा। विशेष रूप से झांसी के टहरौली क्षेत्र में मेरे वहाँ तकरीबन 53 गांव हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है। ये गांव के हैं जैसे कि परसा, बबनिया, रनियारा, टहरौली, टोड़ी, बिजना। अगर इनको डेड स्टोरेज से कुछ पानी आवंटन कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन 53 गांवों में कोई भी खेती नहीं हो पाती है। दूसरा सवाल मंत्री जी से सप्लीमेंट्री में ये है कि ये जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है, ये आदरणीय मंत्री जी इस पे कोई टाइमलाइन हम लोगों को निर्धारित करके बता सकेंगे कि ये कब तक संपन्न होने की तारीख मिल जाए? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बहुउद्देश्य नदी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 10,62,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचित किया जाएगा। 194 MCM ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, 62 लाख की आबादी को ये पानी की सप्लाई और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर के उत्पादन के साथ ही साथ 27 मेगावाट सोलर के उत्पादन। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, और यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है, यहाँ के जो स्पीशीज है और यहाँ के जो पार्क है, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। शेष सभी जो कार्य हैं वो राज्य सरकार और ये जो पानी का वितरण है ये उनके मंत्रालय के संबंध में है, इसलिए इसकी जानकारी उनको वहाँ से मिलती। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है, और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को
समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी डीपीआर में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR में पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। टहरौली क्षेत्र में मेरे वहाँ तकरीबन 53 गांव है जिनमें बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है। ये गांव के हैं जैसे कि परसा, बबनिया, रनियारा, टहरौली, टोड़ी, बिजना। अगर इनको डेड स्टोरेज से कुछ पानी आवंटन कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन 53 गांवों में कोई भी खेती नहीं हो पाती है। दूसरा सवाल मंत्री जी से सप्लीमेंट्री में ये है कि ये जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है, ये आदरणीय मंत्री जी इस पे कोई टाइमलाइन हम लोगों को निर्धारित करके बता सकेंगे कि ये कब तक संपन्न होने की तारीख मिल जाए? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बहुउद्देश्य नदी परियोजना है, जिसके अंतर्गत जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को 4 चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारत रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा, और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Honorable Deputy Chairman.
आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की 4-5 चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने एक कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहां हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहां कर्मवीर हों। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पे कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो। सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें पर संसदीय मर्यादाओं के तहत। आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं, हमारे संविधान सदन की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य का कहा लिखा है, प्रजा सुखे राज्यम प्रजा नाम तू हिते हितम। प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आपके मार्गदर्शन में इसी भावना के तहत हम अपनी इस महान संस्था को, इस विरासत को आगे ले जाएंगे, यह विश्वास है। राजनीति में आपका आगमन आपकी वैचारिकी आस्था और दृढ़ता का प्रमाण है।
16 वर्ष की उम्र में जो विचारधारा और रास्ता पसंद किया, जो उसका मैंने उल्लेख किया, उसमें इसकी चिंता नहीं कि राज्य में आपकी विचारधारा के समर्थक बड़ी जमात में है या नहीं। आप अपने विचारों और आस्था पर अडिग चले, यह आपका कन्विक्शन है, यह उल्लेखनीय है। देश, समाज या संस्कृत का उत्कर्ष आपके चिंतन के मूल में हमेशा रहा। तमिलनाडु की राजनीतिक माहौल में आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुकार एकला चलो रे के राही बने। आपने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद, नशाखोरी और छुआछूत के खिलाफ 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी रथ यात्रा की। ये सभी विषय देश की सुरक्षा व सामाजिक आर्थिक कल्याण और प्रगति से जुड़े हैं। इन्हें लेकर आप जनता के बीच में गए। 2 बार कोयम्बटूर से आप सांसद बने, लोकसभा में आए। 2004 से 6 तक आपने राज्य के दल के प्रदेश का अध्यक्ष पद संभाला। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सीधा जनसंवाद में विश्वास करते हैं। लोगों की बातों को समझने, उनके मतों के प्रति आदर, सम्मान और सहानुभूति का भाव आप में शुरू से रहा है। राज्यपाल के रूप में झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों की शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से आपने संवाद किया। राज्य के संवैधानिक अभिभावक के रूप में आपने लोगों को प्रोत्साहित किया और एक अलग पहचान और जगह बनाई। झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपने सभी 24 जिलों का दौरा किया, वहां के प्रशासन से चर्चा की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आपका लोगों से भावनात्मक लगाव बना। इसी तरह महाराष्ट्र में भी राज्यपाल के रूप में आपने जिलों का दौरा किया, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में हर प्रकार से स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन और सहयोग दिया। कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने देश के तटीय इलाकों और खास तौर से केरल में कोयर उद्योग के लिए दीर्घकालिक प्रयास किए। इस क्षेत्र में मूलतः ग्रामीण महिलाएं और जनजातीय परिवार जुड़े हैं। नारियल के कोयर से बनी टाइलें, जमीन के क्षरण को रोकने के लिए कोयर मैस, कोयर के बने मैट्रेस, कोयर खाद इत्यादि ऐसे अनेक कोयर उत्पाद हैं जिनके लिए देश में बड़ा बाजार उपलब्ध है और आपने उनको बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय काम किया। स्थानीय शिल्प और कौशल को स्वदेशी अभियान से बहुत लाभ मिला। कोयर क्षेत्र का बढ़ता निर्यात वोकल फॉर लोकल अभियान की सफलता है। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य ही इन वर्गों को देश की अर्थव्यवस्था की मूल धारा से जोड़ना है। जनसंवाद की यह प्रक्रिया संवैधानिक दायित्व के संभालने के बाद और तेज हुई। इस वर्ष 15 नवंबर को जब आप भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी और आपके साथ संसद परिसर में स्थित धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का मौका मिला, तो हमें रियलाइज हुआ कि देश के सर्वोच्च दोनों संवैधानिक पदों पर आसीन विभूतियों का संबंध भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यभूमि से भी है। आप दोनों ने ही झारखंड के राज्यपाल को पद को सुशोभित किया है। चंद दिनों पहले हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। उसी दिन आपका कहा, मैं कोट करने की अनुमति चाहूंगा। I quote, as people's representative, it is our prime duty, be it in the parliament or the state legislature or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. आपने यह भी कहा, the members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months with common goal to create a landmark constitution for our motherland. यह याद दिलाते हुए आपने हम सबसे अपेक्षा की, आप ही के शब्दों में कहना चाहूंगा, इन द सेम स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वी शुड नाउ वर्क टुवर्ड्स द गुड ऑफ विकसित भारत ड्यूरिंग द अमृत काल। आपने सही कहा, संविधान निर्माताओं के मूल सपनों को साकार करने का दायित्व आज हम सबके कंधे पर है। हाउस के रूल्स प्रोसीजर के बीच रहकर अधिक से अधिक हम श्रेष्ठ डिबेट कर सके, यह हमारी मूल जिम्मेदारी है, यह आपकी भावना भी है। लोकतंत्र में संसद या विधानसभाएं ही देश की नियति का पथ प्रदर्शन करती हैं। हमने अपने लिए 47 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य नियत किया है। इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल संसार में हमें अपनी भूमिका को हमेशा याद रखनी होगी। आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी ही आज मुल्कों का भविष्य तय कर रहे हैं। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के युग में हम हैं। आज ही हमने पढ़ा, एक भारतीय से ही दुनिया के टेक्नोलॉजी के श्रेष्ठ सूत्रधारों में से एक ने कहा है कि हम एआई की सुनामी के दौर में हैं। हर टेक्नोलॉजी बदलाव समाज में डिसरप्शन भी लेकर आता है। यह बदलाव तेज होगा और उस वक्त लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा बदलाव न हो,
जैसे कंप्यूटर आया तो हम सबके लगा कि एक नई चीज आ रही है, उसका विरोध भी हुआ। पर ये चीजें अनिवार्य है, समय आगे बढ़ता है, दौर पीछे छूट जाते हैं। हम समय के साथ अगर नहीं रहे तो पीछे छूटेंगे। आज भारत उसी स्थिति में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ है। हमें संसार के इस बदलाव के बीच प्रासंगिक रहना है, इसमें विधायिका की अहम भूमिका है। आज भारत ने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इसके साथ जो हमारे टैलेंट पुल है सॉफ्टवेयर वगैरह में, हम उस कगार पर हैं। हमें शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के रूप में संसद और उसके उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को इस बदलाव की अगुवाई करनी चाहिए। नई तकनीकों को न केवल अपनाना होगा बल्कि उन्हें समावेशी भी बनाना होगा। टेक्नोलॉजी डिवाइड से समाज को बचाना होगा। आज टेक दिग्गज जीन एडिटिंग में निवेश कर रहे हैं, डिजाइनर बेबी का ट्रेंड शुरू हो रहा है। हमें इन चीजों पर गौर करना होगा। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पिछले लगभग हमने एक दशक में 1,500 से अधिक कानूनों को हमने पुराने निरस्त किया है। पर अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक पढ़ा कुछ ही दिनों पहले कि 300 साल पुराने कानूनों से हम आज भी कई चीजों में प्रॉपर्टी सेलिंग से लेकर संचालित हैं। हम सब विधायिका को, विधानसभाओं को इन चीजों पर काम करने के लिए बहुत चीजें हैं। हाल में हमने किताब पढ़ी, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ब्रेकनेक चाइनाज क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर बाय डेंग वैंग। यह दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बारे में है, पर दुनिया के हर देश और हर नागरिक के लिए संदेश से भरा, हमारे लिए भी। विचारकों का एक वर्ग कहता है कि एक बड़े देश के लिए लिखा खत है वहां के नीति निर्माताओं से लेकर नागरिकों के लिए। उसमें एक प्रसंग है। प्रसंग यह है कि कैसे और किस कार्य पद्धति से कोई मुल्क बड़ा बनता है। एक बड़ी परियोजना के बारे में 2008 में कैलिफोर्निया के वोटर्स ने हाई स्पीड रेल लिंक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के बीच अप्रूव किया। ठीक इसी समय बीजिंग संघाई के बीच हाई स्पीड रेल लिंक लाइन कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रफली दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर, लगभग 800 माइल, 1300 किलोमीटर। इस देश ने 2008 में शुरू कर 2011 में पूरा कर लिया। खर्च $36 बिलियन आया। पहले एक दशक में 1.35 बिलियन यात्रियों ने इसमें यात्रा कर ली, पर दूसरे देश में कैलिफोर्निया में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेटेस्ट कॉस्ट एस्टिमेट है $128 बिलियन। कयास है कि इसका फर्स्ट सेगमेंट 2030-33 के बीच शुरू हो सकता है। लेखक का निष्कर्ष है कि ये दोनों स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक एटीट्यूड हम कैसे बदलें, इस तरह से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जड़ों को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। इस बदलते संसार में हमें वजूद अपने मजबूत करने के लिए समर्थ होना है। हमें सभी दलों की आम सहमति, संसद और विधायिका की इसमें बड़ी भूमिका है। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में खुद हम सब राज्यसभा के कामकाज में तकनीक अपना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है तेजी से, वो है इंटरप्रिटेशन। हमारे सभी सदस्य अपनी भाषाओं में प्रखर वक्ता हैं। भारत की हर भाषा समृद्ध है। पिछले कुछ सत्रों में सदस्यों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने का चलन बढ़ा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अलावा बांग्ला, असमिया, ओडिया, पंजाबी आदि में भी सदस्यों ने भाषण दिए। भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद के लिए भाषणी ऐप तैयार किया है। सदन के कामकाज में इस ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। इस ऐप का शब्दकोश भी धीरे धीरे और विस्तृत होगा। भाषा का प्रश्न जो हम 75 वर्षों में नहीं सुलझा सके, टेक्नोलॉजी के मदद से आज हम सुलझाने के कगार पर हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम तकनीक का प्रयोग और बढ़ा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा की शायद पहली बैठक में ही सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उम्मीद जताई थी कि यह सदन संविधान में दी गई अपनी भूमिका को जस्टिफाई करेगा, जल्दबाजी में आए विधेयकों पर निष्क्रिय होकर विचार करेगा। उन्होंने कहा था, वी शुड ट्राई टू डू everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent hasty legislation. We should discuss with dispassion and detachment proposals put before us. लेकिन इसका अर्थ विधायी बिलों को रोकना या लटकाना नहीं था। यह बात ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में स्पष्ट कर दी थी। एंड आई कोट, आई थिंक ऑन द होल द बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन इज इन फेवर ऑफ हैविंग सच ए चैम्बर, that is second chamber, and taking case to see that it does not prove a clog either to legislation or administration. यह खुला सार्वजनिक सच है कि हाल के दिनों में सदन में व्यवधान बढ़े हैं, उत्पादकता घटी है। इस स्थिति को सुधारना आपके मार्गदर्शन में मिलकर हम सबका दायित्व है। हम सभी साथी हैं जो भी यहाँ हैं, सहयोगी हैं। विचारधाराओं में भिन्नता तो लोकतंत्र की शक्ति है। व्यवधान पैदा करके उसे सदन की कमजोरी हम क्यों बनाएं।
आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम मिलकर ऐसे व्यवधानों को दूर करेंगे और तेजी से बदलती आज की दुनिया में सार्थक भूमिका निभाएंगे। यही हमारी कामना है। आपके नेतृत्व में हम सबके लिए चुनौती है कि कैसे संसदीय व्यवस्था का पुराना गौरव पुनः साकार हो, जीवंत हो। अगर हमने नहीं किया तो इसकी बड़ी कीमत होगी। अपनी बात खत्म करता हूं। ऋषि तुल्य प्रख्यात और मुखर सांसद शायद 8 या 9 बार रहे स्वर्गीय हिरेन मुखर्जी जी ने कहा था, इफ पार्लियामेंट डिड नॉट प्राइड इट्स डिग्निटी, इट्स पावर्स ऑल्सो विल बी इम्पेरिल्ड। अगर संसद ने अपनी गरिमा, अपने महत्व की रक्षा नहीं की तो इसके अधिकार भी खतरे में होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सुखद भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर एक नई राह, नई पहचान बनाएं। बहुत बहुत Honorable Leader of the Opposition. Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. While I had already congratulated you on election as Vice President of India, I again take this opportunity to reiterate the same on the floor of the House. At the threshold, I wish to re-emphasize the critical importance of the office of the Chairman, Rajya Sabha, which the Constituent Assembly had intended. Chairman, sir, on your rest the heavy responsibility, smooth conduct of the proceedings of the August Council of States, which goes a long way in maintaining the dignity and pivotal relevance of the House. In this context, I consider it apt to quote the following sage words of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, which in a different way our Deputy Chairman has spoken, but this is a relevant portion I am reading from Radhakrishnan's speech. So the first Vice President and Chairman of Rajya Sabha, during his acceptance speech on 16th May 1952, I belong to no party. Why I am saying? Because many people claimed that you belong to their party. So I belong to no party, and that means I belong to every party in this House. Yes. It shall be my endeavor to uphold the traditions, the highest traditions of the parliamentary democracy, and act towards every party with fairness and impartiality, with ill will to none and goodwill to all. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize fairly, freely, and frankly the policies of the government. This is Sarvapalli Radhakrishnan's speech. So I am quoting this, and this is the occasion to remind all of us in these circumstances. Sir, the valuable observations were made by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan way back in 1952 are still very relevant and pertinent. Sir, incidentally, you have not only assumed the same office of Dr. Radhakrishnan, but also share his name, Radhakrishnan जी. तो आप तो राधाकृष्णन जी के हमनाम हैं. हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे.
So, Chairman, sir, I wish to draw your kind attention to an interesting fact, which is that Sri C.K. Kuppaswamy, मैं और एक बार पढ़ता हूं कि श्री C.K. Kuppaswamy, your uncle has been a member of Indian National Congress and elected to Lok Sabha thrice from Coimbatore, which had been your parliamentary constituency now. Honorable Chairman, Indian National Congress staunchly stands by constitutional values and time-honored parliamentary traditions and structured debates and smooth conduct of proceedings of the House. Hence, sir, kindly be assured of our cooperation with you in the conduct of the proceedings of the House. Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the Chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठे प्लीज, सर, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए. Please, आप बैठिए. Rajya Sabha, I look into it. Please, आप बैठिए. House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूँगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र
प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ, आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, It is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। Sorry sir, this is a solemn occasion. My appeal is, please don't refer to anything which is not necessary on this solemn occasion. Leader of the House. इम्पोर्टेंट, आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है इस सदन में। No, not at all. Now, leader of the house. सभापति जी, वैसे आपके सम्मान में जो मुझे वक्तव्य देना है वो सभी वक्ताओं के पश्चात अंत में देने का है, लेकिन मैं बीच में सिर्फ इतना इंटरवीन करना चाहता हूं कि हम ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे
फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। So, I request all the members to stick on the business. Please don't deviate from the business. Now through Derek O'Brien ji. Sir, on this joyous occasion where you're presiding over this house for the first day, I thought it would be appropriate to share this joyous occasion with 3 other very important people. With your permission, sir. Your spouse, Madam Sumati ji, your son, Hari Sastiwal ji, and your daughter, Abhirami. I'm sure for the whole family, we wish you well. From our family of the All India Trinamool Congress, whose chairperson is Ms. Mamta Banerjee, greetings, and our National General Secretary Abhishek Banerjee, and all our MPs and everybody across the country. Sir, we wish you good health. We wish you happiness. And since the first 3 speakers were looking back and they know you well, I've only met you once yesterday, so I will stick to today and the future. So on the health, to you and your family, good health, and I really mean it, because you've moved from Coimbatore to a place here where the air can be a problem. So good health, sir, please. The second one, sir, is to keep federalism healthy. It is important, sir. I know we loosely use these terms for this house. Upper house, house of elders. No, sir. You come from the great state of Tamil Nadu. I come from the great state of Bengal. And there are people from 28 different states who all bring their stories here, who all want to express themselves here. Sir, you are the custodian of the states, the Council of States. And I'm absolutely sure that you will help us raise our voices in this Council of States. The voice of Bengal, where I come from, where we are owed over 2 lakh crores. Or Tamil Nadu, yesterday we were talking about Manrega. We have Manrega funds, so many issues from different states, from Goa in the west to the northeast of Manipur across, sir. This is what we will look forward to you, sir, in the years to come. Sir, the third one, sir, and I've only got 4. The third one, sir, is vital parameters. My wife is a doctor, not me. But when you say 120/80, you know the blood pressure is good. So here, sir, how do you judge a healthy parliamentary democracy?
Now, I can't give you many different parameters and readings. Let me give you just 3 or 4 readings to judge how the parameters are in the Rajya Sabha, sir. 1952, when we started, 52 days was a session. Then in the 60s and 70s, each session came down to about 30 days. Since 2014 to 19, so the number came down, and now it's below 20 days. This session is 15 days, sir. We urge you, this reading has to improve, sir. So the third one, the second parameter, sir, I have a reading on discussions on various issues allowed by the chair. I have the reading, sir, from 2009 to 16. 110 discussions were allowed for discussion here, accepted and then discussed, 110. Sir, in the last 8 years, from 110 in Rajya Sabha, it's down to 36 discussions, sir. This is a disturbing number. And I can give you more parameters, like scrutiny of bills. At one time was 8 bills would get scrutinized by a select committee or a standing committee. Now if you look at the reading, it is not 8 or 6 or 5, it's 1.3. 1 bill gets scrutinized out of 10 bills, sir. So I urge you, sir, sir, and all these statistics I can lay on the table, sir. Healthy parliamentary democracy. And the last one for a healthy parliamentary democracy, sir, which we're absolutely sure with you as the custodian will look after. The Honourable members, it is now 12 noon, time for question hour in this house. Today we may dispense with question hour as felicitations to is underway. As per practice, the answers to questions will be laid on the table. Thank you, sir. So I was, where was I? I was on the health and happiness. That's the story. Health and happiness for you and your family. Health and happiness for federalism. Health and happiness for a parliamentary democracy. And the fourth and the last, what must remain healthy is our electoral process, sir. And here, sir, there again, we look to you. A healthy, transparent electoral process must be preceded by no deaths, no inhumanity, and no unplanned acts. Econo mrittur michil amra China, sir. Mrittur michil China. So for this, sir, we can have another discussion. I just touched on this point. Sir, in conclusion, as I said, I want to wish you good health and happiness, but you will forgive, I'll say this in Bengali. Shusto thakun, bhalo thakun. Now, in the true federal spirit of this house, my pronunciation in Tamil may be bad, but you can correct me later, but let me try. Okay? Shusto thakun, bhalo thakun in Bangla. So, Shiva's looking at me because he'll first correct my Tamil, but I'll try. Magarchi ago iro, arogi mago iro. Okay? That is good health and good happiness with my bad Tamil. Okay. Sir, you can be rest assured of our full cooperation. Sir, because we want this house to run. Because we really believe that the government is responsible to Parliament, and then Parliament, which you are now presiding over with the Lok Sabha Speaker. So if the government is responsible to Parliament and Parliament is responsible to the people, it is in our benefit that if Parliament doesn't run, then the government is not responsible to the people. So I want to leave you here, sir, with a constructive suggestion. We don't need to wait till tomorrow. We don't need to wait for the next session, sir. Today, let's make the electoral process happy, healthy, and let's start a discussion on this at 2 p.m. today, sir. Thank you very much.
Sir, thank you very much. Joy Bangla, Vande Mataram, Jai Hind. Through Trichy Shiva. Mr. Chairman, sir, I'm very happy than any other party member here, sir. I'll tell you the reason later. On behalf of my party leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and my party colleagues here, sir, I extend my profound wishes profusely upon you with high hopes. Sir, every day dawns with new hopes. Every new year is expected by everyone that it will be prosperous than the previous one. Our life goes on with hopes. So also our wishes to you come along with high hopes. But those hopes are very genuine and simple in nature. As all my previous speakers, including the Prime Minister, the Leader of Opposition, Deputy Chairman and my colleague Mr. Direk, sir, you are the custodian of this august house. You have been elected as the Vice President, that is the second highest constitutional authority of India, the largest democratic country in the world. And by virtue of that, you become the Chairman of the Upper House, the Second Chamber, the Council of States. And you are the custodian and protector of not only the office you are holding, sir, but also the members, the proceedings, and it's. Sir, it's not a building with bricks and mortar. It's an institution with a legacy where debates and deliberations have echoed. So there's a book, Humor in Rajya Sabha. If you go through that, we could see how blissful those days were, which we are missing nowadays. Nowadays, we only exchange some other things. Sir, since you have come here, we all believe and hope that a new chapter will begin. That what we expect is accommodate the opposition's views also. Democracy is not the rule of the majority. It's also taking along the minority and accommodating them irrespective of their strength. Sir, voice of dissent is the essence of democracy. Where the voice of dissent is strangled or curtailed, there the mill of democracy comes to a standstill. Sir, as I said, India is the largest democracy that has to be upheld in every manner by everyone. We all have responsibilities, and you have much more. Sir, there are a lot to say, but we don't want to say everything at the beginning itself. But as I said, you are from, everyone said you are from Tamil Nadu, sir. The land of rich heritage culture and a hoary language, and we have always valued human values and treated everyone equal. We have never been perapokkum ella uyirkum, that all that are born in this world by way of birth are equal. So by having that in mind, in the previous positions you have occupied, in various capacities, you have displayed that, you have reflected that. You were a member of parliament in the Lok Sabha, and you were chairman in the Kaya board. You have been governor for 2 states, Jharkhand, the biggest one, Maharashtra, and now the vice president. Sir, let me conclude with one. You may recall, since you have been in the Erstwhile Parliament as a member of Parliament, sir, my submission to you is 2 things. One is treat us on par with the treasury benches. Second is we missed the central hall, which was a bridge between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Sir, you may not be aware now that you have come here. We are missing that. So after 5 years, the new Lok Sabha members have come, will go out without getting acquainted with us, and we will not know them. So prevail upon, use your officer to bring back the central hall in this new Parliament House. And in the erstwhile Parliament, in the Rajya Sabha, the chairman seat had a balance there.
that is to treat equally both sides, which is missing here. It may be materially not carved in the chair, sir, but we expect that from you. The great sage, the one we are proud of, the symbol of Tamil, Thiruvalluvar has said, "Saman செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி." How the balance stands and weighs, the balance rod stands and weighs equally, so also to be calm and with unbiased equity is the quality and soul of great people. You are a great person, sir. Come to a great position. Again, we humbly say that, everyone say that, and I am also reflecting the same, sir. We have also demands. If our demands are met with, we will be second to none in helping their house to run. DMK party has always upheld the democratic values and the spirits of the constitution, and I assure you on behalf of my party that we will extend our fullest cooperation for the smooth functioning of the parliament, and we expect, Chairman, from you, sir, a new chapter in this August House. Thank you very much. Shri Raghav Chhattaji. Shri Raghav Chhattaji. थैंक यू सर। सर, जिसने देखी हो डूबती हुई कश्ती उसे उम्मीद होती है किनारों से, और जिसने देखा हो पतझड़ उसे उम्मीद होती है बहारों से। सर, आज आपका स्वागत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अंधियारे के बाद आज चमकता हुआ सूरज निकला हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मझधार में फंसी किसी कश्ती को आज किनारा नजर आया हो और चिलचिलाती गर्मी के बाद आज जम के सावन बरसा हो। सर, ये सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इच्छा कि आज राज्यसभा की ऐतिहासिक दीवार पर दो नाम साथ साथ गढ़े जा चुके हैं। पहला नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा नाम आज इस पद पर विराजमान हुए माननीय सीपी राधाकृष्णन। सर, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपके अंदर, आपके भीतर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अक्स देखा और आपका नाम उनके नाम पर रख दिया, और धन्य है आप कि आपने अपने माता पिता का वो सपना साकार किया। इस पवित्र सदन का एक सुंदर चक्र पूरा हुआ। आपसे जो लोग राजनीतिक या वैचारिक मतभेद रखते हैं वो भी बताते हैं कि आप मतभेद को कभी मनभेद में नहीं तब्दील होने देते हैं, और इसीलिए आपको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। सर, धन्य है तिरुपुर की वो मिट्टी जो आज गर्व से महक रही होगी, जिस मिट्टी की गोद में आप जन्मे पले बड़े और अपनी मेहनत, समर्पण, संघर्ष, जुनून और लोक सेवा के दम पर आज इस पद पर पहुंचे। सर, आप जब से इस पद पर आसीन हुए हैं, हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परंपरा और नेतृत्व फिर से इस सदन में लौटेगा। सर, डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, पार्लियामेंट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी बट अ डेलिबरेटिव बॉडी, यानी कि यहां चर्चा, विचार विमर्श का मंदिर है। वो कहा करते थे, आई बिलोंग टू नो पार्टी, दैट मीन्स आई बिलोंग टू ऑल द पार्टीज। उन्होंने अपनी निष्पक्षता अपने कार्यकाल में, अपने कंडक्ट से देश के सामने पूरी तरीके से जाहिर करी। और सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राधाकृष्णन की कार्यशैली को देखकर कहा करते थे, एंड आई कोट, द वे इन विच डॉक्टर राधाकृष्णन कंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा, ही मेड द मीटिंग्स ऑफ द हाउस लुक लाइक फैमिली गैदरिंग्स। उन्होंने इस राज्यसभा की तमाम कार्रवाई को एक पारिवारिक बैठक में बदल दिया। इतने अच्छे माहौल में उन्होंने सदन का संचालन किया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, आप भी इसका संचालन उसी भाव से, उसी स्नेह से करेंगे। और सर, इस परिवार का, राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, उस परिवार का यंगेस्ट मेंबर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप मुझे बोलने का मौका औरों से थोड़ा ज्यादा देंगे। सर, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो पद की वजह से पहचाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पद को पहचान देकर चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपका कार्यकाल ऐसा हो कि जब इतिहास लिखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद आपके कार्यकाल से जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। श्री सुभाष चंद्र बोस पिले।
Honorable Chairman, sir, as we begin this session of Parliament today, I raise on behalf of the YSR Congress Party and on behalf of our leader, Sri Jagannath Reddy Garu, to extend a warm and respectful welcome to you as the 15th Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha. It is a privilege for all members to commence this session under your leadership, which brings both experience and dignity to this constitutional office. Sir, your journey from the cultural heartlands of Tamil Nadu to the second highest constitutional office of our republic reflects the depth of India's democratic paradise. Your long commitment to public life, your organizational experiences spanning decades, and your exemplary conduct across varied constitutional roles makes you as one of the most seasoned statesmen of our time. You are carried with the values of discipline, humility, and ideological clarity that shaped your early years. From your long association with national organizations to your experience in Parliament, your life stands as an example of consistency, integrity, and a deep respect for constitutional boundaries. These qualities are invaluable for the role of Chairman of the Council of State. Sir, the Rajya Sabha is merely legislative chamber. It is the custodian of the federal balance, a platform where the aspirations of states coverage with the national vision. Your recent responsibilities as governor, whether in Jharkhand, Maharashtra, or through additional charges of Telangana and Pondicherry, demonstrated your ability to uphold the constitutional propriety even during the challenging political circumstances. We, in the YSR Congress Party, representing the people of Andhra Pradesh, place great value on this respect of federal norms. Our state has always cherished cooperative federalism, and we see your leadership, the reassurance that the concerns of states, large and small, will receive fair, dignified, and patient hearing in this House. I once again, on behalf of my party and the people we represent, extend our warmest good wishes for your tenure. We are all confident that your guidance, the Rajya Sabha will continue to function with dignity, decorum, and spirit of the constructive deliberation. We assure you that YSR Congress Party will continue to play a responsible, positive, and issue-focused role in the House, contributing the debate to debates with sincerity and supporting all measures that advance the nation's development. Thank you very much, sir. Chaudhry Muhammad Ramzan. ऑनरेबल चेयरमैन साहब और इस सदन में मेरे जो कुलीग्स बैठे हैं, आप सब लोगों को मेरे तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और अपने लीडर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आपको ये कुर्सी संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ बहुत सारे कुलीग्स ने आपके बारे में कहा, मुझे ज़ाती तौर ज़्यादा पता नहीं, अलबत्ता यहाँ ही सुना आप गवर्नर साहब भी रहे हैं एक दो बार। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत सारे यहाँ पर स्पीकर्स ने कहा वो ये है कि आप जीवन में एक समाज सेवक रहे हैं और इन कुर्सियों पर, इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर यूं ही कोई आदमी नहीं आ जाता है जब तक उसके पीछे एक बहुत सैक्रिफाइसेस और एक हिस्ट्री होती है अवामी खिदमत की। तो इसी वजह से आपको जो पार्टी है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उन्होंने आपको चुना और हम सब आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि
यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहाँ पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहाँ पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मतलब मेंबरों की आई है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो है वहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे पावर जो है वो सिमट के एलजी के हाथ में है, ऑर्डर्स वहां से फ्लो होते हैं और हमारी सरकार। मेंबर प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट प्लीज, डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। आना चाहता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस सरकार के पास some other occasion you can raise that. मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है एक बॉर्डर पर रियासत है। आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या हुआ पिछले दहाइयों में, उसको मजबूत करना है। वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, एक मैसिव मैंडेट फॉर द फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट के हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उस गवर्नमेंट के काम करने का। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, दूसरी बात मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, you please stick on to the subject. Yes sir. I will give you some other time to raise your state issues later. Please listen. सर, मैं दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारी रियासत जो है एक बहुत ही छोटी सी रियासत है। जिस वक्त एक्सेशन हुआ तो कोई 2 लाख बराबर किलोमीटर पर यह फैली हुई थी और ये घट के अब सकड़ के 40,000 किलोमीटर पर रहेगी। रियासत छोटी है लेकिन हमारे मसाइल जो है बहुत बड़े मसाइल हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त रविंदर सिंह जी और मिस्टर डॉक्टर सस्मित पत्रा, I will accommodate you to view your. Please, आप बैठिए please. I will give. Honorable Chairman, sir, I thank you for this opportunity. On behalf of our Honorable Leader and Honorable Party President, former Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, on behalf of our Biju Janata Dal Parliamentary Party, all our Biju Janata Dal members of Parliament, and the 4.5 crore people of Odisha, sir, I rise to welcome you, felicitate you, and hope for a very prosperous and a very fruitful stint for you, sir. Sir, now as you preside over this House, this Council of States, you are the guardian to voice of India's regions and balance to our democracy. As long as you are on this chair, Honorable Chairman, sir, all the states will look to you for balance. There are larger states in this country. In this House, there are national parties, there are regional parties, smaller parties, parties with more than 100 members of Parliament, as well as for Biju Janata Dal, 7 members of Parliament. But the voices of each citizen comes in through this House, through you. So we hope that as this institution, you'll continue to safeguard the federalism and the Council of States. I take this opportunity, Honorable Chairman, sir, to primarily say who we are. It's not that you do not know Biju Janata Dal, but who we are. We come from a political tradition that believes in quiet governance, cooperative federalism, institutional dignity, and people-centric development. Under the leadership of Shri Naveen Patnaik ji and the ideals and the visions of late Shri Biju Patnaik ji, Odisha has walked the path of stability and progress without noise.
reform without disruption, and compassion without spectacle. This is who we are, sir, and this is the spirit that Biju Janata Dal brings to this house. So whom do we speak for? Let me address that. We speak for the people of Odisha, and we speak for this country. We speak for the farmers who look to the skies with hope. We look to all those coastal families who face calamities with courage, cyclones after cyclones. We speak for the tribal communities in the interior parts of our state who are holding the cultural heritage of this country. We have always stood with this nation, and as partners we come in this journey before you, sir. So what is our expectation? We have the highest regard for you. We have the highest expectations from you. And we are hopeful that these expectations from your chair flows from faith in you and not anxiety. We hope that this house under your leadership will continue to provide space for every member of parliament, every political party, irrespective of their size and dimensions. Before I close, Honorable Chairman, sir, I'd like to talk about a voice of the middle. This is something very interesting you'll find, Honorable Chairman, sir. You'll hear a voice from the government. You'll hear a voice from the major opposition parties and the alliances, two large blocs. But in the middle, you'll find people like us, who are neither with them, neither on this side, but our voices somewhere also matter. So when you hear the voice of the government on this side, you hear the voice of the opposition led by the Congress party on this side, please remember, sir, there is a voice in the middle. There are certain parties like us who are in the middle, and our voices should also be heard, because we bring in some of the most strong aspirations from states that had been long struggling. Before I close, Honorable Chairman, sir, we come with confidence. We come with confidence in you. We come in confidence with your experience. We come in confidence of your balance and your constitutional sensitivity. We repose our trust, we repose our faith in your experience, in your acumen to be able to discern and uphold the greatest position and constitutional authority that you possess. On behalf of our party, the Biju Janata Dal, and our honorable leader, Shri Naveen Patnaik ji, and the 4.5 crore people of Odisha, along with all my colleagues of the Biju Janata Dal and all the members of parliament in this house, sir, remember us, the voice of the middle. Thank you so much. God bless. श्रीमान प्रेमचंद गुप्ता। धन्यवाद मान्यवर। आज हम सभी के लिए एक बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे सदन को देश के माननीय उपराष्ट्रपति और इस सभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करने का मौका मिला। मान्यवर, मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी, नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद जी, मेरे सभी साथी, लोकसभा राज्यसभा में पार्टी के सदस्य, उन सब के बिहाफ पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, मुझे आपके साथ जब आप कोयंबटूर से लोकसभा में चुनकर आए थे तो आपको याद होगा कि मुझे आपके साथ कुछ कमेटीज में काम करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक़्त से मैं देखता था कि आप कितने गंभीर और आपकी सोच कितनी फ्लेक्सिबल है, ये एक बहुत ही खुशी का विषय है। श्रीमान जी, ये हाउस ऑफ काउंसिल है, इसमें सभी राज्यों से लोग आते हैं, सदस्य चुनकर आते हैं, राज्यों की समस्याएं होती हैं, उनको इश्यूज उठाने होते हैं, उन सदस्यों की अपनी पार्टी के प्रति
कमिटमेंट होता है, उनको सबको एक अपना बोलने का एक समय की आवश्यकता होती है। सत्ता के सदस्य संख्या ज्यादा होने की वजह से उनको टाइम काफी मिल जाता है, लेकिन दूसरी पार्टीज को समय बहुत कम मिलता है, जो कि वो अपनी बात को नहीं कह पाते। श्रीमान जी, आपसे उम्मीद है कि आप इस उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहते हुए एक ऐसी मर्यादा का सम्मान करेंगे कि सभी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, सभी इश्यूज के ऊपर में बोलने का मौका मिलेगा। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपके स्वास्थ्य लाभ की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की हंसी खुशी की मनोकामना करता हुआ आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी। Dr. M. Tambidurai. Thank you, respected Chairman, sir. At the outset, I extend the best wishes and blessings to the newly elected Chairman of the House on behalf of myself and on behalf of my party, ADMK party leader, Edappadi Palaniswamy, and of course, the warm wishes of the people of Tamil Nadu. I feel privileged to say that I have known our chairman, Vice President personally since the early years of his public life. He is a wonderful gentleman and a great patriot. Above all, a man of integrity and service. Mr. CPR, he is called affectionately by everyone. He is a humble origins. Whatever he is today is the result of his hard work, commitment to the organization he chose to identify with, and personal integrity. It is very rare to see a soft-spoken, unassuming, always pleasantly disposed person in politics as Thiru CPR. In the days to come, we all witness that what an empathic leader is. Dear Honorable CPR Ji, you are taking over the chairmanship of this historic house at a time when your own colleague and personal friend, Honorable Mr. Narendra Modi Ji, is the Prime Minister of India. Our Prime Minister has once again proved that he stands by his friends and partymen by warmly welcoming you to this position. You were a member of Parliament yourself, and hence you have all the exposure to the nitty and gritty of the system. Your leadership qualities are well known, and they are going to be not only your strength but also our strength in serving the nation as Rajya Sabha members. Sir, I want to mention certain things here. Many learned men from our state have been chairman of this house. They have only mentioned about Sarvapalli Radhakrishnan, but you forgot about Venkatraman. That is, I am very sorry that everybody is missing another person. He is a congressman also. But you people never said about Venkatraman also occupied this position, which were from Tamil Nadu. Sir, and by hard work, you two are going to lead us from the front. We are confident that there will be a wonderful days in the future of this house. We will debate, discuss, and arrive at decisions that will take India to new heights, etc. Sir, you know very well, I also represented many times in the Lok Sabha. You were also at the time when I was 98 as a minister, you also a member of the Parliament of the Lok Sabha. Before that,
you know very well, in Rajiv Gandhi period, I became Deputy Speaker for Lok Sabha, and also Modi ji also made me Deputy Speaker of Lok Sabha. Then afterwards, I am not presiding officer. Then afterwards, in 2009, as a panel of chairman, therefore 15 years, I had the experience of presiding office of the Lok Sabha. I conduct the proceedings. But this house is also, we have seen starting itself how it is going on. Therefore, now your ability and think how to handle this gives the clue, the beginning stage, how our debate is going on. What happened in the Lok Sabha, what I experienced, that different. What I am facing is different in the Rajya Sabha. I frankly want to tell you. Therefore, this is, as they said, it is a federal system to protect the states of the right, because that is where we are come over here. I am also here to represent Tamil Nadu and see the interest of not only the nation of India, particularly Tamil Nadu, Tamil culture, so many things, and all state rights, and the present position of Tamil Nadu, and also what are the problems we are facing there. That is every right to raise is here. You have to allow me to raise that kind of state position, state Tamil Nadu condition. Yes, I'm requesting, sir. Sir, I don't want to make much of the time. Once again, I am on my personal behalf and behalf of my party, ADMK party, Leader Edupadi Palaniswamy, my colleagues of ADMK party here, and the people of Tamil Nadu, welcome you, sir, to this exalted constitutional position. May the Almighty bless you with good health, wisdom, and happiness. Thank you, sir. Sir, on behalf of BRS party and on behalf of my leader KCR Garu, my colleagues and myself, we congratulate and welcome you, sir. With your vast experience as a member of parliament and governor of states, including my own state of Telangana, you bring with you a deep understanding of not only governance but also the aspirations of the people. Today, we stand at a juncture where our democracy is in dire need of strengthened dialogue and renewed public confidence within the parliament, sir. As this house begins a new chapter, we look forward with the hope and expectation that under your guidance, the Rajya Sabha will enter a new era of decorum and productive deliberations. We have noticed your soft in approach but tough in action. Sir, through your career, you have articulated your clear commitment to upholding democratic values, reinforcing the importance of cooperation within federalism through statements like both the ruling party and the opposition are two sides of the same coin, and also strong democracy relies on center-state harmony. These statements, Honorable Chairman, resonate profoundly with the constitutional spirit of the House and with the federal aspirations that parties like ours champion. For us in the BRS, your election also holds a special significance for the South Indian region at a time when concerns about federal imbalance, centralization have been voiced by multiple states. Your elevation is a reassuring reminder that leadership at the highest levels of the Republic continues to remain inclusive, diverse, and reflective of all regions in India. We hope that this spirit of federal sensitivity will continue the functioning of this House. Chairman, sir, we have heard the description of both the houses from leaders across the globe. Bicameral parliaments, where they have a upper house and lower house, many leaders have quoted and stated that it's like a cup and saucer. The lower house is like a cup and the upper house is like a saucer. There's a lot of heat generated in the lower house. When it comes to the upper house, a more reasonable debate continues to happen here. That is how they say the cup and saucer theory. And I hope under your leadership that this cup and saucer will come back to this House, sir. And my friend Sasmit ji spoke about, we understand
the predicament which falls on you when the right side or the left side puts you in an uncomfortable situation. But then, sir, you have also to look at the center. There is enough support for you when you look at the center. Whether it is the middle side or the center side, we are always there for you, sir. And we hope that definitely, as members have expressed concern that the shrinking of the time, let the House not be influenced by T20 matches where everything is truncated, but let the House continue to function like a 5-day cricket match where ample time is given. So this way, the tempers and the issues concerning different states could be deliberated, sir. Having said this, we hope that your tenure ushers in a chapter marked by balance, dignity, and strengthened democratic practice, where consensus building, like I quoted, sir, will be encouraged over confrontation, and the voice of every state, big or small, will be heard with respect and fairness. Honorable Chairman, sir, the BRS extends its sincere greetings and its full cooperation from our members and from our leader, KCRG. Thank you, and we wish you the very best, sir. Dr. John Biltas. Thank you, sir. Sir, warm greetings and best wishes on behalf of my party, CPIM and Kerala, sir. Sir, you should also look at the left ideology and leftist parties, not only the middle parties. Sir, at a time when everyone, irrespective of their affiliation, speaks about the depleting, diminishing standard of parliamentary discourse, you have a bounden duty, sir, to restore or reinstate the bar and the standard. Sir, from 135 sittings a year, we have reached a level of 55 days. That too, the quality of the due diligence plummeting to the lowest ebb. Sir, I am glad that an experienced public figure like you, who is rooted in the Dravidian moorings, and that too with a close connect with my state, Kerala, because you were the organizational in charge of Kerala as part of your membership of your former party, sir. Now you don't have a party. And you have traveled length and breadth of Kerala. So we feel that you are also representing the state of Kerala. Sir, Honorable Opposition Leader talked about the profound quote of Dr. S. Radhakrishnan, wherein he said that if you don't allow the opposition to criticize fairly, freely, the democracy will degenerate to a tyranny. Sir, that quote is more relevant in these days, sir. I hope you will remember that. And your first intervention today was to ask the Treasury benches to sit down. You are in the right direction, sir. You should pursue with that. Set the right tone. Sir, the parliamentary democracy has two pillars, sir. One is accountability of the executive to the legislature. And second is, sir, the institute of opposition, the institution of opposition. Sir, let us have at least our say. In any case, they will have their way. Sir, we have been deprived even of this say, and that is the malady of our time, sir. Sir, during the last 5 years of Parliament, MPs were suspended 206 instances across both the houses. Sir, 2 years back, during the winter session, 146 MPs were suspended, and even the crucial piece of legislation were passed without the participation of opposition in this house. Sir, many have been quoted here. Let me just quote Dr. B.R. Ambedkar, because that is much more relevant. What he expounded about the relevance
and the cardinal role of the second chamber, that is Rajya Sabha. Sir, he put across three vital responsibilities for Rajya Sabha. First, sir, it is a house for revision and review. That was the first vital responsibility. Sir, are we up to the mark or anywhere near the mark, sir? So the second, it is to act as a check on hasty and ill-considered legislation, sir. Sir, I will give you a glimpse of what is happening in this house, sir, because you are new to this house. Between 2019 and 24, 34% of bills were passed with less than 1 hour of discussion in Rajya Sabha, sir. During the same period, around 60% of bills were passed with less than 2 hours of discussion, sir. Is this what Dr. Ambedkar said about check on hasty and ill-considered legislation, sir? This question should ring in your ears, sir. So the most important responsibility of this house, as expounded by Dr. Ambedkar, to protect the states in a federal structure. Sir, what is the status? Our states have been bleeding. We are pleading, but this chamber has become deaf and dumb, sir. So please think about the attitude of this house when federal issues come, sir. Sir, this is a relevant statistics which would be relevant for you also for your future, sir. Among 15 vice presidents so far, 6 of them went to serve as the first citizen, that is President of India. So one facet, I was doing a small research on that, one facet that connected all these 6 persons was their spirit of upholding the institution of the opposition, sir. So, sir, this would be a great input for you. Sir, I would end this with your own remark, which you made on 7th October 2025, sir. You said that you intend to promote 4 Ds, that is dialogue, deliberation, debate, and discussion. Sir, we fully support you on this. We want you to succeed. Your success would be the success of this house and this nation, sir. Sir, on a lighter note, sir, your uncle was a congressman. Karge ji, at the behest of Jairam ji, spoke about Kuppusamy, who was a member of Lok Sabha, 3-time member. Sir, even if you forget that, you shouldn't forget the fact that your grandfather was a communist, sir. Thank you very much, sir. Sri Ramnath Thakur ji. सभापति जी, आपके जैसे संत, आपके जैसे बुद्धिजीवी और आपके जैसे समन्वय भाव से देखने वाले बिहार की जनता और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आपका सादर अभिनंदन, सादर स्वागत। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की 15 लाख शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं, जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं, सब कुछ लुटाकर पास तेरे आया हूं। देख देख देख, दामन छोड़ के न जाना तू, याद रहे हम सब की, यही कहने आया हूं। जय हिंद, जय भारत।
श्रीमान जयवीर अली खान जी। Name has been changed. माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से, प्रोफेसर रामगोपाल जी की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से राज्यसभा का चेयरमैन पद धारण करने के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। यहां लगभग सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री जी सहित आपके बारे में बताया कि आप लोकतंत्र के लिए कितने समर्पित हैं। उपसभापति जी ने बताया कि आप एक विचार के लिए भी पूरे तरीके से समर्पित रहे। सर, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोकतंत्र के लिए लड़े और किसी विचार के प्रति समर्पित रहे। सर, बाहर की जो स्थिति है लोकतंत्र के लिए लड़ना या न लड़ना, वो एक अलग विषय है, लेकिन डेमोक्रेसी में और संसदीय लोकतंत्र में एक इन हाउस डेमोक्रेसी भी होती है। आप अब जिस पद पर हैं वहां बैठ करके आपको हाउस के अंदर की जो डेमोक्रेसी है उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर, आप सिर्फ चेयरमैन ही नहीं हैं, बल्कि और साथियों ने भी कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, इसके संरक्षक हैं। और हाउस के संरक्षक होने का अर्थ मैं ये समझता हूं कि आप सिर्फ इस बिल्डिंग के या यहां कुर्सी मेज के या कॉपी किताबों के संरक्षक नहीं हैं, बल्कि आप सभी सदस्यों के अधिकारों के भी संरक्षक हैं। हमारा रुख, रवैया, व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा सदस्यों का, ये तो जो हैंडबुक है हमारी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम कैसे आपसे बात करेंगे, किस प्रकार से झुक करके आपको अभिनंदन करेंगे। लेकिन हमारे ऊपर आपका रुख क्या होगा, आपका क्या रवैया होगा, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर, पिछले 10 वर्षों से लगभग मैं इस सदन का सदस्य हूं और तब से अब तक बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र हमारे साथियों ने किया, उन पर गौर करने की जरूरत है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस की स्थिति क्या हो गई है? सदन की पूरी कार्रवाई का समय तो घट ही रहा है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस का भी हिस्सा सदन की कार्रवाई में बहुत कम हो गया है। हमारे नोटिस का क्या हश्र होता है, उनका कहां वो जाते हैं, क्यों नहीं स्वीकार होते हैं, लोकतंत्र के अंदर इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ा परेशानी ये हो रही है सर कि पिछले कुछ सत्रों से विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा हमारे प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाते हैं, डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। और कुछ तो प्रश्न इस प्रकार से डिसअलाउ हुए हैं, जो नियम है डिसअलाउ करने के, जो उनकी जो क्राइटेरिया है उससे बाहर जाकर के डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस पद पर रहते हुए मेंबर्स के अधिकारों का विशेष ध्यान रखेंगे और प्राइवेट मेंबर बिजनेस को महत्वता देंगे। एक बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कही, जिस पर हमारे कुछ साथी उत्तेजित हो गए, सर मैं उसका जिक्र उस तरीके से नहीं करना चाहता, लेकिन ये कसक तो है कि आपके जो पूर्ववर्ती थे उन्हें विदाई देने तक का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। मैं ये चाहता हूं सर कि आप अपने दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान कोई मौका ऐसा निकालें कि हम लोग उन्हें भी विदाई दे सकें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल पटेल जी।
Honorable Chairman, sir, I join all distinguished colleagues and leaders in welcoming you to this very august office, second highest constitutional position of our country. And I have had the privilege of being your colleague in the Lok Sabha when you were there, as well as having you as our Honorable Governor in the state of Maharashtra. And I can tell you with a lot of satisfaction and pride, and for the knowledge of members, that I have not seen a governor who in less than 2 months of assuming office visited each and every district of Maharashtra. And I'm sure that would have applied to your earlier stint as Governor of Jharkhand, as Telangana Governor, and as LG of Puducherry. So this itself demonstrates the keenness with which you would like to understand and see for yourself what are the problems, what are the kind of developments, and I'm sure holding this august office, you will have that same vision for going yourself, not that you haven't, but you will go in more detail across the length and breadth of the country and understand the problems more in detail yourself. I would not like to go much more in detail except to say that this house, and I have been a member of both the houses right from 91 continuously, and as I don't want to call myself a senior, but as somebody who's experienced in parliamentary democracy, I would like to only request you that the level of discourse, debate and engagement in the Rajya Sabha has been on a decline. Various factors are there. If I say they are responsible, they will get very, angry or excited. I don't want to cast any aspersions on any side. But somewhere a fine balance needs to be drawn. If at all some members have voiced that bills are being passed in less than 2 hours or less or more in din and shouting rather than even a discussion, who is responsible for that should also be pondered upon by those who are making these kind of statements. There is a fact that we come here, and I'm sorry, sir, today being your felicitation, the House is functioning very normally. Post your felicitation, we are already aware what is lying in store for us. Not only for today, but for many days to come. And I'm not casting any aspersions. This is the way the whole parliamentary system has started functioning. I would request you, sir, as somebody who has not only been a parliamentarian, as a governor, and as many positions, public positions you have held, to try and find some fine balance in which all these concerns of both sides can be addressed, but at the same time, there has to be a functioning of Parliament which is very, very much needed. People watch us, people expect a lot of things from us. When we leave for Delhi during the Parliament session, everybody says, oh, you're going for Parliament. And then if somebody asks us, would you raise these issues in Parliament? I am not in a position to say whether yes, I will even get the opportunity. If the House functions, then only something can be spoken here. So I don't want to go into more detail. I would like to welcome you. You are a person with the highest integrity, long public life, and your demeanor, your personal rapport with people will go a long way. As I have seen in Maharashtra as in Parliament, you will definitely be able to enjoy the confidence of all sections of the House and perform your duties, sir. Not only duties towards the House, but towards our nation and nation building. Thank you, sir. Welcome. Say Sharad Pawar ji. So I find that a number of members are keen to speak.
Kashyap. Yes. सर, मी महाराष्ट्र राज्यातर्फे आपला या काउन्सिल ऑफ स्टेट्समध्ये अध्यक्ष या रूपाने मनापासून स्वागत करते व अभिनंदन करते सर. Sir, as we extend our arms in welcoming the future under your chairmanship, we hope for an environment where smiles never fade, joy is contagious, and we all carry out the noble task of nation building together with deep passion, mutual respect, commitment, and dedication, sir. Sir, let us resolve once again to maintain this noble house as a sanctum of fairness, justice, and balance, so that the winds that flow from here to all directions of the nation will impact the gross domestic happiness of the nation, and it rises to the highest level of the world, sir. Sir, I would like to bring in one point. The Women's Reservation Bill was passed with great pomp and celebration in this house when we moved into the new building. Sir, I hope to see the reservations of women being implemented in the 2029 elections, and sir, we hope that you are the ones who will take this forward. Meanwhile, sir, I request you to assess the time women members actually speak in this house on any motion. Sir, I request you to ensure that the existing women get 33% of the time to speak in this house as they are, sir. Once again, I, on behalf of Sharad Pawarji's NCP, welcome you as a custodian of parliamentary democracy in this house, and we hope that you leave footprints on the sands of time, sir, by the end of your tenure. Thank you. I find that number of members are keen to speak. We will hear all of them and continue to post lunch also. This house stands adjourned to meet at 2 p.m.